बच्चों, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रही है। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का तीसरा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्तावाद की संस्कृति से हमें प्रभावित होने से बचना चाहिए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न करते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय होता है अर्थ, तो लेखक के अनुसार सुख का क्या अर्थ है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख का आशय उपभोग की वस्तुओं से प्राप्त क्षणिक तुष्टि ही नहीं है। लेखक कहता है कि हम जो उपभोग की वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं और उनसे क्षणिक यानी कि एक क्षण की तुष्टि या संतुष्टि या खुशी हमको प्राप्त होती है, वही सच्ची संतुष्टि नहीं है, वही सच्ची सुख नहीं है। अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और छोटे आराम भी सुख कहलाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से मानसिक, शारीरिक खुशियां होती हैं जो सुख कहलाती हैं। किंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। आजकल लोग ये मानने लगे हैं कि जितना अधिक उपभोग कर लिया जाए, जितनी अधिक वस्तुएं एकत्रित कर ली जाएं, वही सच्चा सुख है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? यह जो आज की संस्कृति है, उससे हमारा दैनिक जीवन, रोजमर्रा का जो जीवन है, वह किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। वह बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन दिखाते हैं। हम टेलीविज़न में विज्ञापन देखते हैं, वह विज्ञापन हमें इतना प्रभावित करते हैं कि जो उत्पाद टेलीविज़न में दिखाया जाता है, हम उसे ही खरीद करके लाते हैं, चाहे वह हमें महंगा ही क्यों ना मिले। उपभोक्तावादी संस्कृति के फलस्वरूप हम धीरे धीरे उपभोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम विज्ञापनों के और उपभोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमें दिखाया जाता है वही हमारे ऊपर इतना असर करता है कि हम उसे सच मान बैठते हैं। इस संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक संबंधों पर पड़ रहा है। हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं, हमारी जो मेल मुलाकातें हैं, उन पर पड़ रहा है। हमारे सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं। समाज में संबंध, अपने पड़ोसियों से संबंध, अपने रिश्तेदारों से संबंध, अपने मित्रों से संबंध, ये धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। मन में परेशानी और आक्रोश बढ़ रहा है, मन में असंतुष्टि बढ़ रही है और मन में क्रोध या आक्रोश बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से विकास का लक्ष्य दूर होता जा रहा है। हम जो विकास का लक्ष्य रखते हैं वह हमसे दूर होता जा रहा है। हम जीवन के विशाल उद्देश्य से भटक रहे हैं। जीवन का जो विशाल उद्देश्य है, जीवन का जो विशाल लक्ष्य है कि हमें अपने समाज का, अपने संसार का विकास करना है, उससे हम भटकते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं नष्ट हो रही हैं। मनुष्य धीरे धीरे स्वार्थी होता जा रहा है। सारी जो मर्यादाएं हैं वह नष्ट हो रही हैं और धीरे धीरे मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, आत्म केंद्रित होता जा रहा है, वह अपने विषय में ही सोच रहा है। प्रश्न 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? क्यों वह मानता है कि ये जो संस्कृति हम अपना रहे हैं यह हमारे लिए एक परीक्षा के समान है, एक चुनौती के समान है? लेखक के अनुसार उपभोक्तावादी संस्कृति सामाजिक मर्यादाओं, नैतिकता, आपसी प्रेम तथा संयम आदि के विरुद्ध चलती है। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे नैतिक मूल्यों का नाश करती है, हमारी सामाजिक मर्यादाओं को छोड़ देती है, हमारी सामाजिक मर्यादाओं का बिल्कुल भी पालन नहीं करने देती है। तो वह भोग को अग्रसर करती है, वह भोग की ओर अग्रसर करती है, वह उपभोग को ही अंतिम सत्य मानती है। इसलिए वह हमें उपभोग करने की तरफ, भोग करने की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ अग्रसर करती है, आगे बढ़ाती है और नैतिकता तथा मर्यादा को समाप्त कर देती है। नैतिकता और मर्यादा जैसे जो महान गुण हैं उनको समाप्त कर देती है। गांधी जी चाहते थे हम भारतीय अपनी संस्कृति पर कायम रहें। गांधी जी ये चाहते थे कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी संस्कृति का पालन करें, अर्थात अपनी नींव को न्याय
त्यागें, हमारी जो नींव है उसे नहीं छोड़ें। किंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खो भी होते जा रहे हैं। लेकिन आज हम दूसरे देशों की संस्कृति का इतना ज़्यादा अंधाधुंधीकरण कर रहे हैं कि अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, अपनी जो सांस्कृतिक अस्मिता है, उसको भी हम खोते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। इसलिए उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती या परीक्षा कहा जाता है। आशय स्पष्ट कीजिए, आपको अर्थ बताना है इन पंक्तियों का। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। चाहे आप जानते हैं चाहे नहीं जानते, आप धीरे धीरे उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। जीवन में आपने उस उत्पाद को प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य बना लिया है और आपका जो चरित्र है, जो आपके स्वयं के गुण हैं, स्वयं की अच्छाइयाँ हैं, उनको आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। एक प्रकार से आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत बारीक सा है, इतना बारीक है, इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वह संस्कृति आपको प्रभावित कर रही है। इससे प्रभावित होने के कारण हमारा चरित्र बदल रहा है, हमारा रहन सहन का तरीका, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा खाना पीना, सब कुछ तो बदलता जा रहा है। हम उत्पादों को उपभोग करते करते उनके गुलाम कैसे होते जा रहे हैं। हम उत्पादों का उपभोग करते हैं, वह तो हमारे उपयोग के लिए ही होते हैं, लेकिन हम उनके गुलाम क्यों होते जा रहे हैं? क्यों हम उन उत्पादों के बिना रह ही नहीं सकते, इसका पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि हम जीवन का उद्देश्य ही उपभोग करना मान बैठे हैं। हमने अपने जीवन का उद्देश्य क्या मान लिया है? उपभोग करना। जितनी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं वे सब हमारे पास होनी चाहिए, हमें उन सब का उपयोग करना चाहिए। हमें टूथपेस्ट का उपयोग करना है तो हमें टूथब्रश भी चाहिए, टूथब्रश भी है तो हमें उसके बाद में माउथ वॉश भी चाहिए, जबकि यह केवल छोटा सा एक दांत साफ करने का काम है। हम उत्पादों का भोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। यह लगता है जैसे कि हम उत्पादों का उपयोग नहीं कर रहे, जैसे कि वे हमारे लिए नहीं बने हैं, बल्कि हम उनके लिए बने हैं, हम उनको समर्पित होते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। हास्यास्पद होता है जिस पर कि हंसी आए, हंसी आने योग्य। तो जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग रूप अपनाते हैं, लोग बहुत प्रयास करते हैं। वे प्रयास कई बार बहुत ही हंसी आने योग्य हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। समाज में लोग अनेक प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। किसी के पास बड़ी धन संपत्ति होती है तो वह प्रतिष्ठित हो जाता है, कोई बहुत बड़ा लेखक होता है, कवि होता है तो उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, कोई बहुत बड़ा कलाकार होता है उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो समाज में प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है, अनेक प्रकार से प्राप्त हो सकती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल अनोखे होते हैं, बड़े नवीन होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं। उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं और कई बार उनके कारण हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फैशन के चक्कर में हम अजीबोगरीब कपड़े पहन लेते हैं और लोग हमें देख देख कर अपनी हंसी को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि की व्यवस्था करने लगे हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग अपनी मृत्यु होने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार की और अपनी समाधि की व्यवस्था कर देते हैं। वे धन देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। वे पहले से ही बुकिंग कर देते हैं कि उनकी जो कब्र है या उनकी जो समाधि है उसके आसपास हमेशा हरी घास लगी रहेगी, वहाँ सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगे रहेंगे और वहाँ पर बहुत ही प्यारा प्यारा संगीत हमेशा बजता रहेगा। तो बच्चों, क्या यह हंसी आने की बात नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अपनी मृत्यु के बाद के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर लेता है।
रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। टीवी पर अगर हम विज्ञापन देख लेते हैं तो हमारी इच्छा होती है, अरे यह तो बड़ी काम की चीज़ है, यह तो हमारे पास होनी ही चाहिए। जबकि उसके ना होने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वह वस्तु हमारे पास नहीं है तो भी हमारा जीवन बहुत आसानी से चल रहा है। पर हम क्योंकि टीवी में देख लेते हैं तो हमें लगता है, अरे यह तो बहुत काम की चीज़ है, यह तो हमारे पास होनी ही चाहिए, इसके होने से तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावपूर्ण होते हैं, वे बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले होते हैं, वे सीधे हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को अनेक दृश्यों और ध्वनियों के कारण प्रभावित करते हैं। वे सीधे हमारी आँखों और हमारे कानों तक पहुँचते हैं और अपनी ध्वनियों और अपने चित्रों के द्वारा हमारे दिमाग में एक छवि अपनी बना लेते हैं। वे हमारे दिन में वस्तुओं के प्रति गुमराह करने वाला आकर्षण जमा देते हैं। वे हमारे हृदय में उन उत्पादों के प्रति आकर्षण पैदा कर देते हैं कि अरे यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, यह तो बहुत काम की चीज़ है। बच्चे तो इनके बिना रह ही नहीं पाते। अब बच्चे जब उन विज्ञापनों को देखते हैं तो वो तो वैसे ही नादान होते हैं, तो वे समझ ही नहीं पाते कि यह जो विज्ञापन में दिखाया जा रहा है यह सही है या गलत है। वे उन विज्ञापनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। खाए जाओ खाए जाओ, इस तरह के विज्ञापनों की टैगलाइनें होती हैं, खाए जाओ। आलू के चिप्स हैं, उन्हें खाए जाओ। क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। क्या करें, इतना स्वादिष्ट है कि इसे खाने से तो कंट्रोल ही नहीं होता। इस तरह की टैगलाइन विज्ञापनों का एक भाग होती हैं। जैसे आकर्षक शब्द हमारे मन में जगह बना लेते हैं, ये हमारे मन में जगह बना लेते हैं और बार बार हम देखते हैं तो यह हमें याद भी हो जाते हैं, यह हमारे मन में स्थित हो जाते हैं। इसलिए बेकार की वस्तुएं हमें ललचाती हैं और इस प्रकार से जब हम जाकर के किसी दुकान पर उस वस्तु को देखते हैं तो हमारा मन करता है, अरे यार इसको तो ले ही लेते हैं, क्योंकि ना ये तो है ना वही है, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो इस प्रकार से हमने टीवी में देखा और दुकान पर जाकर वह हमें सामने दिखा और हम तुरंत उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं और हम उन्हें खरीदने के लिए लालायित होते हैं। इस प्रकार से हम उन्हें खरीदने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। प्रश्न 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। गुणवत्ता, वस्तु में कितने गुण हैं, क्या वह वस्तु उस योग्य है कि उसको खरीदा जाए, क्या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्या आप उसकी गुणवत्ता देखते हैं, क्या आप ये देखते हैं कि वस्तु कैसी है। आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि विज्ञापन में कितनी अच्छी बताई जाती है। तो देखिए, वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। हमें वो वस्तु खरीदनी चाहिए जिसकी की क्वालिटी अच्छी हो, वह वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए जिसका टीवी में दिन भर विज्ञापन आता रहता हो। हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं से परिचित करा सकते हैं। जो विज्ञापन होते हैं वो हमें बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु में कितने गुण हैं। किंतु ज़्यादातर विज्ञापन भ्रामक होते हैं, लेकिन जो विज्ञापन होते हैं वे भ्रामक होते हैं। वे वस्तुओं के बारे में सही तथ्य नहीं बताते बल्कि उनके बारे में हमें गलत जानकारी देते हैं। वे मनोहर दृश्य दिखाकर हानिकारक वस्तुओं का प्रचार करते हैं। वो मनोहर यानी कि सुंदर सुंदर दृश्य दिखाते हैं और उन दृश्यों को दिखा करके हानिकारक वस्तुओं का व्यापार करते हैं। किस प्रकार से, क्या आपने देखा होगा बहुत सारे जो शीतल पेय के विज्ञापन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन होते हैं, उनमें एक नायक होता है जो कि 2 घूंट उस कोल्ड ड्रिंक के पीता है और थोड़ी देर में ही पहाड़ पर बाइक चलाता हुआ चढ़ जाता है। तो उन विज्ञापनों को देखकर हमें लगता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से इतना ही जोश हमारे अंदर भी पैदा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो टीवी पर नीचे की तरफ छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है कि यह जो दिखाया जा रहा है यह सत्य नहीं है।
उदाहरणतः चाय की पत्ती के विज्ञापन में लड़कियों के नाच का कोई काम नहीं। अब चाय की पत्ती का विज्ञापन है और उसमें लड़कियां नाच रही हैं, वो क्या मतलब की है। किंतु अधिकतर लोग नाच से इतने प्रभावित होते हैं कि दुकान पर खड़े होकर वही चाय पत्ती खरीद लेते हैं, लेकिन लोगों को वो नाच याद रह जाता है और जब वो दुकान पर खड़े होते हैं तो वो उसी चाय की पत्ती को खरीद करके ले आते हैं, जिसका ताजगी से कोई संबंध नहीं, जो ना तो ताजगी से संबंध रखती है, ना ही कड़क होती है, ना ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन उसका विज्ञापन बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग उसे खरीद लेते हैं। हमें वाह ताज जैसे शब्दों के मुंह में ना पड़कर चाय के कड़कपन और स्वाद पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें वस्तु की गुणवत्ता देखनी चाहिए। हाँ, ऐसा संभव है कि आप एक बार विज्ञापन वाली वस्तु ले आओ, लेकिन जब आप उसका प्रयोग करो तो देखो क्या यह वस्तु वास्तव में लेने योग्य है या जो मैं पहले उपयोग में ले रहा था वो ही काफ़ी अच्छी है, वही हमारे काम की चीज़ है। तो हमें वस्तुओं को खरीदते समय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर आज की उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। दिखावे की संस्कृति क्या है बच्चों? दिखावा क्या है यह तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, शायद दिखावा आप भी खूब करते हैं और मैं भी खूब करती हूँ, लेकिन दिखावे की संस्कृति से हमको दूर रहना चाहिए। दिखावे की संस्कृति क्या है? दिखावे की संस्कृति यह है कि किस प्रकार से हमें हर अवसर पर नए वस्त्र पहनने के लिए चाहिए। अगर एक वस्त्र हमने एक बार पहन लिए तो हम ये सोचते हैं अगर दोबारा ये पहन लिए तो लोग क्या कहेंगे, इसके पास एक जोड़ी कपड़े ही हैं केवल। तो इस प्रकार से हमें वाहन चलाने के लिए अच्छे वाहन चाहिए, हमें अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे भोजन में भी हमें ऐसा भोजन चाहिए जो कि आधुनिक माना जाता है। तो यह दिखावे की संस्कृति है। हम बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग अपने लिए नहीं करते बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। एक जो घड़ी होती है जो समय बताती है, मेरे ख्याल से 500 रुपये में बहुत बढ़िया घड़ी आ जाती है, वो कई सालों तक आपको समय बता सकती है। लेकिन जब हम घड़ी लेने के लिए जाते हैं तो अपनी हैसियत के अनुसार 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, 10,000 रुपये की और 50,000 रुपये की और कोई तो कई लाखों की घड़ी भी खरीदना पसंद करते हैं। तो यह दिखावे की संस्कृति है। हम घड़ी अपने समय देखने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम घड़ी अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए और लोगों को यह दिखाने के लिए कि मेरे पास कितनी महंगी घड़ी है, इसके लिए खरीद रहे हैं। आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सच है। इसलिए ग्राहक उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जिन्हें लोग उच्च स्तर का भी मानते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ग्राहक भी अपनाते हैं, उन्हीं को दुकानदार भी अपने पास में रखते हैं। सभी सौंदर्य प्रसाधन जो कि सुंदरता बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसे प्रसाधन मनुष्यों को खूबसूरत दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, किंतु आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तो केवल स्त्रियां सुंदरता बढ़ाने के उत्पादों का प्रयोग करती थी, लेकिन अब पुरुष भी पीछे नहीं हैं। उनको भी गोरा करने वाली क्रीम लगाने के लिए चाहिए, उनको भी आफ्टर शेव चाहिए, उनको भी कोलोन चाहिए। नए नए वस्त्र और फैशनेबल परिधान दिखावे की संस्कृति की ओर ही अग्रसर कर रहे हैं। ये जो नए नए फैशन के परिधान होते हैं, ये जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, ये हमें दिखावे की संस्कृति की ओर ही तो बढ़ा रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। आज जो पैसे वाले लोग हैं वो पढ़ने के लिए बच्चों को 5 सितारा स्कूल में भेजते हैं, अगर वे भोजन करने के लिए जाते हैं तो 5 सितारा होटल में जाते हैं, और अगर वे बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद भी वे 5 सितारा हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाला विद्यालय। सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है, सब जगह दिखावा ही दिखावा है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए जाने जा सकें। तो चारों तरफ दिखावे का साम्राज्य बढ़ रहा है।
यह दिखावे की संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। इस दिखावे के कारण हमारे सामाजिक सरोकार जो हैं वे घट रहे हैं। हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। लोगों के सामाजिक संबंध कम होने लगे हैं। मन में आक्रोश बढ़ रहा है, मन में क्रोध बढ़ रहा है। क्या होता है कि एक व्यक्ति जब कोई वस्तु खरीद लेकर आता है, मान लीजिए कार ले आया, तो उसका जो मित्र है उसके मन में एक जलन पैदा होती है। अरे यह कार खरीद लाया और मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है, मैं क्यों कार नहीं खरीद पाता। तो इस प्रकार से जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं, जो हमारे प्रेम संबंध हैं, वे भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अशांति बढ़ रही है, मनों में अशांति और असंतोष बढ़ रहा है। तनाव बढ़ रहा है, तनाव है वह बढ़ रहा है, क्योंकि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं एकत्रित करने की इच्छा होती है और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए हम तनावग्रस्त रहते हैं। हम उद्देश्य से भटक रहे हैं, यह ठीक नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए। हम अपने जीवन के लक्ष्य से भी भटक रहे हैं। प्रश्न 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इस संस्कृति का प्रभाव हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों पर किस प्रकार पड़ रहा है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह अनुच्छेद आपको अपने अनुभव के, अपने विचारों के आधार पर लिखना है। मैं आपकी सहायता के लिए इसका उत्तर बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आपको इसमें अपने अनुभव भी जोड़ने हैं, अपने अनुभव भी लिखने हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों के स्वरूप को भी प्रभावित कर रही है। जो त्योहारों का रूप है उसको भी यह संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। पहले जिस तरीके से त्योहार मनाए जाते थे, अब उन त्योहारों का रूप बदल गया है, स्वरूप परिवर्तित हो गया है। हमारे त्योहार और रीति रिवाज बड़े समझ बूझ के परिणाम थे। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत सोच समझ के यह त्योहार बनाए थे। उनके कारण हमारी समाज रचना उत्तम रीति से चल रही थी। उन त्योहारों का हमारे समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। किंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के परिणाम स्वरूप तो त्योहार अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। लेकिन त्योहारों का जो लक्ष्य था वह अब धीरे धीरे इस नई संस्कृति के कारण परिवर्तित हो गया है। दिवाली में साफ सफाई और घी के दीपकों का अपना महत्व है। दिवाली में लोग साफ सफाई करते थे और घी के दिए जलाया करते थे। इस बहाने वर्षा ऋतु के बाद पैदा होने वाली गंदगी और कीटाणु नष्ट होते थे। इससे वर्षा ऋतु के लिए हम तैयार हो जाते थे। घर के लोग अपने हाथ से दिए जलाते हैं, दिए खरीद कर लाते हैं और उन दियों को अपने हाथ से जलाते हैं। उनमें तेल भरते हैं, फिर उन्हें जलाए रखने का प्रयास करते हैं। उन दियों में तेल भरते हैं और फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जलाए रखने का प्रयास करते हैं। इस बहाने वे त्योहार में लीन होते हैं। इस प्रकार से वे त्योहार में मग्न हो जाते हैं, त्योहार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। वे समाज की परंपराओं के साथ मिले थे। तो उस समय के लोग समाज की परंपराओं के साथ में मिले हुए थे। किंतु आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज उपभोक्तावादी संस्कृति ने बिजली के कृत्रिम बल्बों की लड़ियां बना दी हैं। तो आज हम दिवाली का त्योहार दियों से नहीं बल्कि बिजली की लड़ियों से मनाते हैं। हम दिए केवल नाम मात्र के लिए जलाते हैं और पूरे घर पर हम बिजली की लंबी लंबी लड़ियां लटकाते हैं। इसलिए जो कुछ करना है बिजली कर्मचारी करेगा। अब क्योंकि बिजली की लड़ियां लटकाई जाएंगी तो उसके लिए तो हमें सिर्फ पैसे खर्च करने पड़ेंगे और बिजली की दुकान वाले को कहना पड़ेगा। तो बिजली का जो कर्मचारी है वह आकर पूरे घर पर बिजली की लड़ियां लटका देगा, लाइटें लटका देगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ पैसा खर्च करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम त्योहार पर सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं। पहले शादी विवाह में सब नाते रिश्तेदारों की अपनी भूमिका होती थी। पहले अगर किसी के घर में शादी विवाह होता था तो सभी रिश्तेदारों की अपनी अपनी भूमिका होती थी। अपने अपने तरीके से वे विवाह में योगदान देते थे। कोई सामान खरीद कर लाता था, कोई कपड़े खरीद कर लाता था, कोई खाने पीने की व्यवस्था करता था, कोई हलवाई का काम करता था। तो इस तरह सब मिलकर के उस विवाह में मग्न हो जाते थे, मिलजुल कर विवाह करते थे।
लड़की वाले अपने हाथों से सभी काम करते थे और बारात का उत्साह से स्वागत करते थे। लड़की वाले बहुत ही उत्साह से आने वाली बारात का स्वागत किया करते थे, किंतु आज सारा काम बैंकेट हॉल के या होटल के कर्मचारी कर देते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज जब कोई विवाह होता है तो एक होटल बुक कर दिया जाता है या बैंकेट हॉल बुक कर दिया जाता है। इसके साथ ही खाने का भी ऑर्डर दे दिया जाता है। तो सब काम हमें रेडीमेड तैयार मिल जाते हैं, केवल हम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उस काम में हम अपने हृदय को खर्च नहीं करते, हम अपना मन नहीं लगाते, केवल पैसा खर्च करके ही हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमें कितना अधिक प्रभावित किया है। शादी का उत्साह एक रस्म में बदल चुका है। पहले जो शादी की खुशी होती थी, जो उत्साह होता था, अब वह केवल एक रस्म ही रह गई है। इससे जीवन में वैसी खुशी भी नहीं रही, इससे जीवन में वैसी खुशी भी नहीं रही। सचमुच उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे जीवन रस को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसने हमारे जीवन के रस को समाप्त कर दिया है। जीवन के रस यानी जीवन के आनंद को समाप्त कर दिया है। बच्चों, आपने तीसरे अध्याय उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।